हाय। अभी रात के 10 बज रहे हैं। मैं कुछ काम कर रहा था, तभी मेरे ऑफिस से मुझे फ़ोन आना स्टार्ट हो गया। सर, कुछ अर्जेंट मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, उसको देखो। तो मैंने अपने ऑफिस के व्हाट्सएप को ओपन किया और बहुत कुछ मुझको मैसेज देखना स्टार्ट किया। तो पहले से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आखिर चल क्या रहा है। दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन द एनसीओबीसी सर्टिफिकेट फॉर द आईएम एडमिशंस। मैं बात करूंगा कि एनसीओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनता है, क्या बनता है, वैलिडिटी क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या होती है एनसीओबीसी सर्टिफिकेट के आईएम्स में एडमिशन लेने की। और इस समय आईएम रोहतक, आई एम नेमिंग द आईएम रोहतक ने अपने ओरिएंटेशन, मॉर्निंग में ओरिएंटेशन था, और उसके बाद 11 बच्चों को, एक दो नहीं 11 बच्चों को एनसीओबीसी सर्टिफिकेट में मिस इंफॉर्मेशन देने का, दैट इज द, वो वर्ड यूज करते हैं क्या, दे यूज द वर्ड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे 11 बच्चों को बोला कि मैं तुम्हारा एडमिशन नहीं दूंगा। मैं 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में। आज ओरिएंटेशन है, वो वैलिड उनके सर्टिफिकेट है या नहीं, मैं बात करूंगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आज ओरिएंटेशन है, तुम आज बोल रहे हो कि तुम्हें मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं खारिज कर रहा हूं एडमिशन। एडमिशन होने के बाद 11 बच्चों को तुम गेट से बाहर निकाल चुके हो। क्या उस, मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या आप 11 बच्चों को रात में अपने गेट में नहीं रख सकते थे? क्या आपको कैंसिल करना था तो ये पहले कैंसिल नहीं कर सकते थे? तो यहां पे मैं 3 बातें करना चाहता हूं। क्या ये 11 बच्चे जो अभी रात में आईएम्स की गेट पे खड़े हैं, उनका चौकीदार, गेट कीपर उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा है? उनके हॉस्टल से गेट, सारे कपड़े मतलब सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। क्या ये टाइमिंग सही है? क्या इस तरह का बिहेव सही है? माना वो गलत है, मैं भी प्रूफ करूंगा कि गलत नहीं है। माना वो गलत है तो आईएम ये सही है। मैं आईएम आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ कि ये टाइमिंग सही है? अगर आपको लग रहा है कि मिस इंफॉर्मेशन, मिस मैनेज, जस्ट वन थिंग जो वर्ड यूज करते हैं, दे यूज द वर्ड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हुई है, तो उनके सर्टिफिकेट्स, उनके सब कुछ आपके पास पहले से थे, आप उन्हें वैलिड चेक नहीं कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे ये गलती स्टूडेंट्स की भी है। आपके पास राइट्स है, आई नो, कि आप किसी भी पॉइंट पे आप स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल कर सकते हो अगर कुछ भी वो फ्रॉड करना चाहते हैं। यू कुड से द वर्ड इज मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बट क्या आज का तारीख सही था? क्या आई एम एडमिशन सही था? क्या वो एक्चुअली गलत है? मैं सब बात करूंगा अभी इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखना और लास्ट के 3 क्वेश्चन का आप आंसर डेफिनेटली कमेंट करके बताना कि क्या ये सही है या क्या गलत है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि जो मेरे पीछे जो इमेज दिख रही है, मैं अपने आप को हटाता हूं। बोथ इमेज आर क्रिएटेड बाय एआई। इसमें वो कोई बच्चे नहीं है। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन। इसमें कर रहा हूं, इसलिए ये आपको दिखा रहा हूं कि ये, पहले मैं बता दूं कि दिस इज द एआई क्रिएटेड इमेज। नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ बातें मैं आपसे बोल दूं जो शायद आपको बुरी लगे या भली लगे। मैं बस बातें करना चाहता हूं। माई सेल्फ इज जमीए, पीपल कॉल्ड मी एमबीए और क्वांट गुरु। माई कैट स्कोर इज 99.99 एंड जैट इज 99.999। ये कोई मतलब नहीं है, बट समटाइम्स इफ यू टॉक द नंबर्स, पीपल से यू आर ऑथेंटिक। सेकंड, ओनली अ नेम विच इज एजुकेशन, विच इज द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन ब्रांड आपने बनाया है, को लोग क्या बोलते हैं, कैट के साथ भी, कैट के बाद भी मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहता हूं। यहाँ पे बस 11 बच्चे ये आई एम रोहतक के एडमिशन से बाहर निकाल दिए गए हैं। ये 11, हो सकता है आप भी हो। ये 11 बिकम्स 1100 ऑन द बेसिस ऑफ एनसीओबीसी सर्टिफिकेट। अब ये एनसीओबीसी सर्टिफिकेट्स में क्या है, मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं सब कुछ बात करूंगा। यहाँ पे मैं आपको एक और छोटी सी बात बता दूं, जब मैं एमडीआई फियास्को के लिए खड़ा हुआ था और जब सब कुछ खत्म हो गया, तो लोगों का ये बोलना है कि अमिए एमडीआई फियास्को जिसको मैंने स्टार्ट किया था, सब कुछ देखा कि क्या हो रहा है, मैं अपने नेम और फेम के लिए क्रिएट खड़ा हुआ। मुझे अपने नेम और फेम से कोई मतलब नहीं है। आप जितने मेंटोर्स को जानते हो ना, आधे मेंटर्स तो मैथ्स बाई एमईए ग्रुप से ही पले बढ़े हैं। मुझे अपना नेम और फेम नहीं मतलब है। आई वॉन्ट योर पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो अब यहां मैं बताता हूं कि आज हुआ क्या। आज आई एम रोहतक में ओरिएंटेशन था। ओरिएंटेशन मतलब लोग वहां पे गए थे, उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाए, सब कुछ क्लियर था। उन्होंने जो एनसीओबीसी में है, एनसीओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लास में जो नॉन क्रीमी लेयर है। देखो, ओबीसी को फायदा नहीं होता है रिजर्वेशन का, फायदा किसे है, एनसीओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर। मतलब ओबीसी में जिनके पास भी नॉन क्रीमी है, बहुत ज्यादा वो वेल वर्स्ड नहीं है, को एनसीओबीसी कहते हैं। जब उनसे आईटीआर मांगा गया और फॉर्म 16 मांगा गया, तो
आईएम ने 11 बच्चों को, जिसमें कुछ बच्चों का मुझे पता है, उनका आईटीआर बोथ पेरेंट्स का 8 लाख से ज्यादा था, तो उन्होंने कहा कि आप एनसीओबीसी एलिजिबल हो। किसी ने, बड़ी अथॉरिटी ने इन छोटे क्लर्क्स को बोल दिया कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का इनकम 1 लाख से ज्यादा होता है तो वो एनसीओबीसी और ईडब्ल्यूएस में नहीं आता है। बट उन्होंने उनके एक्सेप्शन के बारे में नहीं बताई। तो देखो, एनसीओबीसी कौन बनवा सकता है, कौन नहीं बनवा सकता है, मैं ये बात आपको बताता हूं। जनरली एनसीओबीसी पेरेंट्स की इनकम के बेसिस पे बनता है, और यहां पे पेरेंट्स का इनकम अगर 8 लाख से ज्यादा है तो आप एनसीओबीसी में नहीं आते हो। बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं, मैं उस कंडीशंस को बताता हूं। आप एनसीओबीसी में आ सकते हो अगर आपके बोथ द पेरेंट्स का इंक्लूसिव इनकम 1 लाख से ज्यादा है। ये बात आईएम्स को नहीं पता है, या आईएम्स का अथॉरिटी ने उनको नहीं बताया। तो हाउ कैन यू नो इफ यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर्स और नॉन क्रीमी लेयर्स, दैट इज एनसीओबीसी, वेयर योर पेरेंट्स एम्प्लॉयड इन फॉर द गवर्नमेंट जॉब। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयड है, यस वो एम्प्लॉयड है, तो क्या वो ग्रुप ए क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स हैं बिफोर द एज ऑफ 40? मतलब आप कहीं ज्वाइन करो, आप किसी भी लेवल पे ज्वाइन करो, बट जब तक आपके पेरेंट्स एज 40 तक ए और बी ग्रेड में नहीं है, अगर आप ए और बी के ग्रेड में हैं तो आप ओबीसी हैं। जैसे किसी ने प्यून ज्वाइन किया, जो कि एक्सेप्शनल केस है, और एज ऑफ 39 प्रमोशन या कुछ होते होते ग्रुप बी ऑफिसर बन गया, तो वो क्रीमी लेयर में। बट अगर कोई कांस्टेबल ज्वाइन करता है, कोई कांस्टेबल ज्वाइन करता है और द एज ऑफ 42 वो ग्रुप बी में जाता है, तो वो एनसीओबीसी के अंतर्गत आता है, वो नॉन क्रीमी लेयर है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपके पेरेंट्स बिफोर द एज या अप टू 40 ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, तो आप एनसीओबीसी में एलिजिबल हो। मेरे पेरेंट्स, मैं मान लेता हूं कि मेरे पेरेंट्स का एज अभी 45 हो रहा है और वो ना ग्रुप ए स्केल 1 स्केल 2 ऑफिसर नहीं है, और मेरे पेरेंट्स की इनकम कुड बी मोर देन 8 लाख, तो भी मैं एनसीओबीसी के लिए एलिजिबल हूं। एनसीओबीसी में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो स्टेट है, आपको अगर आईएम रोहतक या कोई भी आईएम एनसीओबीसी पे मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आप इनसे बोलो कि आप एनसीओबीसी के होने का क्राइटेरिया चेक करो, ओनली 8 लाख नहीं है। अब अगर आपके पेरेंट्स ग्रॉस इनकम जो है उनका गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, 8 लाख से अबव है, जिसमें आपकी सैलरी और एग्रीकल्चर लैंड को हटा दें, अगर आपकी इनकम सैलरी और 8 एग्रीकल्चर को हटा दें और आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है, तो आप क्रीमी लेयर में आते हो। बट अगर आपकी इनकम, पेरेंट्स की इनकम टोटल 8 लाख से कम है, तो आप एनसीओबीसी के लिए एलिजिबल हो। तो एनसीओबीसी की एलिजिबिलिटी जो होती है, जब आपको बनवाना होता है, तो अगर आपके पेरेंट्स ग्रुप सी में हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और तो आप एनसीओबीसी बना सकते हैं, क्योंकि 8 लाख से इनकम उनकी कम होगी। दिस इज वन क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया कि मेरे पेरेंट्स, और अगर आपके पेरेंट्स ग्रुप ए और ग्रुप बी में हैं और उनका एज 40 से कम है जब ज्वाइनिंग उनका हुआ था या ग्रुप बी में गए थे, तो आपको एनसीओबीसी नहीं बनेगी। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और आपकी सैलरी, मतलब टोटल सैलरी, सैलरी को छोड़ के, मतलब दो चीज है ना, इनकम होने के दो चीजें होती हैं बेटा, तीन चीज। पहला इनकम होता है एग्रीकल्चर से, पहला इनकम होता है एग्रीकल्चर से, दूसरा इनकम होता है सैलरी से, तीसरा इनकम होता है बिजनेस से या किसी और सोर्स से। तो अगर एग्रीकल्चर और सैलरी को हटा दूं और आपकी इनकम आपके बिजनेस या किसी और से भी 8 लाख से कम है, तो आप एनसीओबीसी के लिए एलिजिबल हो। सो एनसीओबीसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो टाइप से होती है, पेरेंट्स गवर्नमेंट, अगर पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और वो ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉई हैं, तो आप एनसीओबीसी बनवा सकते हो, आप एलिजिबल हो। अगर पेरेंट्स, और एनसीओबीसी पेरेंट्स पे बनता है, आप पे नहीं बनता, अगर पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है और उनका एग्रीकल्चर और इनकम और सैलरी इनकम को मैं हटा दूं और जो बाकी सोर्स से इनकम आ रही है वो 8 लाख से कम है, तो आप एनसीओबीसी बनवा सकते हो। इसमें कुछ बच्चे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो ये 11 बच्चे हैं वो क्या है क्या नहीं है, मुझको एग्जैक्टली नहीं पता है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको एनसीओबीसी का क्राइटेरिया जानना है, तो ये आपके एनसीओबीसी का क्राइटेरिया है। इसके बेसिस पे आप लोकल अथॉरिटी से, जनरली आईएम बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सिग्नेचर हो, आप अपने एनसीओबीसी को बनवा सकते हो, जो कि वैलिड होगा।
आप कैट 2024 में जाना चाहते हो तो अभी से एनसीओबीसी बनवा लीजिए, ये वैलिड है। बट मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। एडमिशन क्राइटेरिया में आईएम्स ने लिखा है कि वो आपके एडमिशंस को कभी भी नल एंड वाइड कर सकते हैं 100%। लेकिन और ये क्या इसको थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा लेके नहीं जा सकते हैं? जस्ट मेरा में यहाँ सॉफ्ट अपील है, क्या आप पहले ही से नहीं चेक कर सकते हो? आज बच्चे ओरिएंटेशन के लिए आए हुए हैं, आपने उनका ओरिएंटेशन लिया, उन्हें सब कुछ अलॉट किया और बाद में जब आईटीआर और फॉर्म 16 मांगा तो आपने देखा कि 8 लाख से इनकी टोटल इनकम ज्यादा है, तो आपने उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया। ये नहीं होना चाहिए था। पहला बात मैं बोलना चाहता हूं, क्या ये, क्योंकि आज एडमिशन है, हर एक जगह एडमिशन क्लोज हो रहा है, क्या ये बात जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है उसी समय इन्हें चेक नहीं करना चाहिए? हाँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आईएम्स कभी भी चेक कर सकते हैं। हियर आई डू रिस्पेक्ट, आप कभी भी चेक कर सकते हो। क्या आप इसको बेटर थोड़ा सा नहीं बना सकते हो कि दिस इज माई थिंग्स, आप देख लो, आप चेक करो, आप मत ज्वाइन करो क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो। दिस इज माई रिक्वेस्ट। क्या आप मुझसे सहमत हो कि ये जो कागज दिखाओ का रस्म है ना, ये सेंड आने के पहले करवा ले? मतलब डॉक्यूमेंट, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता क्या है, गवर्नमेंट जॉब में पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आपको ऑफर, गवर्नमेंट ऑफर लेटर देती है। क्या आईएम्स भी ये नहीं कर सकते कि हम पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें, जिसको बोला जाता है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें तभी हम आपको देंगे एडमिशन ऑफर। तो क्या आपको ऐसा लगता है ऐसा करना चाहिए? तो ये बताइए, कमेंट कीजिएगा, टाइमिंग गलत है। दूसरा, ये ओनली मैं आपसे ये चाहता हूं, आईएम्स 8 लाख से क्राइटेरिया को मत देखे। एनसीओबीसी का जितना पूरा पीडीएफ है, आप किसी भी पीडीएफ को निकाल के देख लीजिए। अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट, उसके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और वो ग्रुप ए और ग्रुप बी में, वो अगर बाई चांस आए भी हैं तो एज 40 के बाद आए हैं तो एनसीओबीसी के लिए एलिजिबल है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आई एम रोहतक, पहला, आप इससे सहमत होइए। दूसरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपने जो इस 11 बच्चों को अपने कैंपस से बाहर निकाल दिया है, क्या मानवता के नाम पे, अभी रात हो गई है, आप उन्हें हॉस्टल में एक रात रहने की जगह नहीं दे सकते थे? आप यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, क्या मैं गलत हूं? एक रात तो उनको हॉस्टल में रहने का देना चाहिए ना। हाँ, हॉस्टल से वो चार्ज ले ले, या आप जो चार्ज ले रहे हो, मेस चार्ज दो, ये दो, कुछ 100 200 500 1000 रुपए तुम दे दो, बट यहाँ रह सकते हो। आपने उन्हें पूरे बैग एंड बैगेज के साथ क्लास, मतलब अपने कैंपस से बाहर धकेल दिया। वो आई एम रोहतक के गेट पे खड़े हैं, क्या ये गलत नहीं है? पहला क्वेश्चन, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आप आने मत करते हैं, ये पहला चीज। आपके पास राइट्स है, आप कभी कर सकते हो। आप प्लीज स्टूडेंट या जो भी कोई सुन रहे हैं, आप बताइएगा, मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या मानवता के नाम पे उन्हें कैंपस में नहीं रहना चाहिए? रात के 10:30 बज रहे हैं, कुछ गर्ल्स भी हैं वहां पे, ये नहीं रहना चाहिए। तीसरा, क्या उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए कि ओनली 8 लाख के अलावा भी गवर्नमेंट का कुछ रूल्स है? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। हाँ, आप बोल सकते हो कि अमीय अपनी पब्लिसिटी चाहता है। अगर इस वीडियो बनाने से पब्लिसिटी मिलती है ना, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जिसमें मैं कैट 2024 के नहीं, मैं 2023 के उस क्वेश्चन को वीडियो बनाऊंगा, जो मैं आपको क्लास में दिखाऊंगा कि देखो मैंने पढ़ाया और क्लास में आया है। मैं उस पर बनाऊंगा, वो पब्लिसिटी होगी, मैं बनाऊंगा उस पर। बट ये सब जो काम मैं कर रहा हूं ना, जस्ट मैं चाहता हूं कि मेरे अपने बच्चे हैं वो 11 to 11 कोई भी मुझसे नहीं पढ़ा। अगर मुझसे पढ़ा तो मैं उसको बताता कि क्या है, कोई भी मुझसे नहीं पढ़ा है। बट वो 11 बच्चे हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके अपने बच्चे हो सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं 3 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए। पहला, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं होना चाहिए था? ये हर एक आईएम्स का परम कर्तव्य है, पहले होना चाहिए था। और ये इतना स्ट्रिक्ट ओनली रोहतक है, किसी और आईएम्स में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं चल रही है, खासकर एनसीओबीसी को लेके। एनसीओबीसी का रूल है, पेरेंट्स इनकम शुड बी 8 लाख और ग्रुप सी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दूसरा क्वेश्चन है, क्या मानवता के नाम पे उन्हें यहाँ रहने नहीं देना चाहिए था, पैसे ले लेते? तीसरा क्वेश्चन है, क्या वहां के एम्प्लॉय को पूरी नॉलेज नहीं देनी चाहिए थी कि एनसीओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैसा होता है? तो आप कमेंट करके बताइए, क्या है नहीं है। मैं इस बात को रेज कर रहा हूं। कोई भी डाउट हो आपको अगर सर्टिफिकेट को लेके, तो आप कमेंट कर सकते हो। 2024 में जाना चाहते हो तो सर्टिफिकेट अपने अपडेट कर दो, कागज सही करवा लो। तो आई एम रोहतक, प्लीज आप
ने डीबी वेरिफिकेशन किया, फर्स्ट पॉइंट तो खत्म हो गई कि आपको पहले करना चाहिए था। लेकिन अपने एम्प्लॉय को बताइए 8 लैक्स के अलावा भी कुछ क्लाउज होते हैं। दूसरा, उन्हें रहने की जगह दीजिए। मेरा इतना ही आपसे विनम्र निवेदन है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।